तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 ईवीएस के जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर में जो है आपके पूछे गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको पेडागोजी वाले जो है 15 बाय 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। जो नए बच्चे हैं उनको तो मतलब ऐसा लगने वाला है वीडियो की मतलब हाँ उनको लगेगा कि हाँ भी कुछ पढ़ा है हमने ईवीएस में। जो ईवीएस आपको बोरिंग लग रही है ना और जो टफ लग रही है ना, आज के बाद टफ नहीं लगेगी आपको। इस चीज को आप ध्यान में रखना। और ये हमारी कौन सी वीडियो, ये हमारी पार्ट 8 वीडियो, यानी कि 8 वीडियो मैंने टोटल बना दिए हैं। और बाकी के वीडियोस के लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। और मैंने सीटेट सीटीपी की जो है पूरी कंप्लीट जो है मैंने कोर्स वोर्स सब करा दिया उसका। उसके पीवाईक्यू टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक है सब मैंने करा दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन को जो मैं आपको समझाऊंगा ना, उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके जो क्या करना है, सबसे पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना है। उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, जो भी छोटा मोटा डाउट आपका बचा रहेगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। तो देखो भाई इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं यानी कि जू ले जाते हैं, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति जो है करना चाहते हैं। यानी कि जो शिक्षक है, प्राइमरी क्लास के जो शिक्षक है, वो क्या चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को जो है, वो अपने बच्चों मतलब कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को जो चिड़ियाघर ले जाने की सोच रहे हैं। ठीक है भाई, वो जो चिड़ियाघर ले जाएंगे उसका उद्देश्य क्या है, इस चीज का वो क्यों ले जाना चाहते हैं, क्या पर्पस है उसका, तो ये चीज आपको बताना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो समझ लो 90% काम तो वही हो गया। बस आपको आंसर जो है देख के बता देना तुरंत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, कि जो भाई जानवर होते हैं उनके प्रति जो है हमें संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये तो सही ऑप्शन है, लेकिन देख लेते हैं भाई और 3 ऑप्शन में कौन से बेस्ट है, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। बच्चों को मजेदार तरीके से सिखाने का मौका देने के लिए, बिल्कुल भाई ये भी सही ऑप्शन है कि भाई बच्चों को क्या होता है कि जब वो आउटडोर एक्टिविटी वगैरह कुछ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे एक्टिव होते हैं। और हमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि हमें जो बच्चों को जो है ना, उनके ज्ञान का जो निर्माण किस प्रकार कराना है, सक्रिय रूप से कराना है। तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन देख लेते क्या और भी ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि वास्तविक जीवन यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन, परिस्थिति और कक्षा विद्यार्जन के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करके, क्या ये है भाई, ये भी है। क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चों को जो रियल लाइफ परिस्थिति मिल रही है कि अगर जैसे कि मंकी के बारे में टीचर को बताना है, तो मंकी सामने होगा, मंकी के बारे में वो एक्सप्लेन कर सकती है। किसी टाइगर के बारे में अगर एक्सप्लेन करना होगा टीचर को, तो टाइगर को जो है वो दिखा के जो एक्सप्लेन कर सकती है। मतलब कहते हैं ना कि जो आपने जो है एनसीएफ 2005 जो मैंने आपको सीडीपी में कराया है, उसमें मैंने आपको जो है 5 मार्गदर्शिका सिद्धांत कराए हैं एनसीएफ 2005 में। उसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया है कि बच्चों को जो है ना, बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाना है ना, वो उसके बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई वास्तविक जीवन से हम जो है बच्चों को जो है जोड़ के कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई। थर्ड वैसे अभी तक में सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड है। वैसे तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो जहां भी रियल लाइफ की बात आ जाए, वास्तविक जीवन की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट आपको सबसे ऊपर रखना है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना है। ठीक है भाई, कौशल को हम विकसित कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना, क्योंकि ये देखना कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम बच्चों ने गलत किए होंगे। क्योंकि बच्चों को जो है ना संवेदनशील जहां दिख नहीं गया कि जो है जहां पे मौके देने की बात हो नहीं रही है, बस उसी को ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि सभी ऑप्शन को पढ़ा करो, क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना, क्योंकि आप जो सीटेट है ना क्या करता है कि मतलब सारे जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं सारे सिमिलर दे देता है। और इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को वही जो है कर पाएगा जिसने डिटेल में डीपली स्टडी की है। समझ गए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, को रिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रमेश अपनी कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। यानी कि खोजपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछता है, उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किन कौशलों के विकास, क्या लिखा है, उपयुक्त कौशल विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है। यानी कि जो रमेश है ना, वो अपनी कक्षा में क्या करता है, खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। तो अब आपको क्या बताना है कि जो वो खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो वो कौन से कौशल के विकास का नहीं है, यानी कि वो जो है कौन सा उसका जो है कौशल विकसित नहीं करेगा। जो खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, खोजपूर्ण प्रश्न का मतलब होता है यहाँ पे जो है, ये देख लो यहाँ पे प्रोबिंग क्वेश्चन जो पूछता है वो
तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोबिंग क्वेश्चन जो क्लास में अपने जो है पूछ रहा है, तो इससे कौन से कौशल विकसित नहीं होंगे, ये आपको बताना है। और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसमें भी जो है गलत करेंगे। पहला है प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस स्किल, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, और श्रवण यानी कि लिसनिंग। ठीक है भाई, तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताते जाओ मेरे चीतो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपने, मुझे पता है कि क्या लगाया होगा, आपने जो है लगाया होगा श्रवण कौशल लगाया होगा, जबकि इसका आंसर ये है ही नहीं। इसमें पूछा है कि कौशल के विकास नहीं है, यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न जो बच्चा पूछेगा तो उसमें कौन सा जो कौशल है वो विकास नहीं होगा उस कौशल का। तो भाई वो प्रदर्शन कौशल, प्रदर्शन कौशल में हम क्या करते हैं, प्रदर्शन कौशल में हम क्या करते हैं, एक्शन करके दिखाते हैं। तो उसमें क्या कुछ खोजपूर्ण हम कुछ कर रहे हैं, सीधा जैसे कि रोल प्ले हुआ, उसमें सीधा कोई भी बच्चे को करेक्टर दो, सीधा बच्चा जो है जाके उसको क्या करना है, क्या करता है, उसको रोल प्ले करना चालू कर देता है, तो उसमें सीधा प्रदर्शन कर रहा है, तो इसी का तो विकास नहीं होगा। बाकी अवलोकन में बच्चा जो है खोजबीन करेगा, किसी चीज को ढूंढेगा, समझेगा, जानेगा। रचनात्मक क्रिएटिव में क्या होता है, क्रिएटिव स्किल में भी अपने दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करेगा। श्रवण कुछ भी सुनेगा तो उसको भी तर्क वितर्क उस सारी चीजों को करेगा, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत, करेगा ना कि करेगा, बताओ आप मुझे। लेकिन प्रदर्शन वो जो परफॉर्मेंस जो किसी के सामने कर रहा है, क्या उसमें उसको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ रही है, उसने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है, बस अब उसको जो है ताथैया बस करना है उसको, समझ रहे हो। चलो भाई, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्या है, रमेश फ्रीक्वेंटली आस्क्स प्रोबिंग क्वेश्चन इन हिज क्लास 5th EVS क्लास, द अप्रोप्रिएट एम इज नॉट एन इम्प्रूविंग स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। थर्ड क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको बताना है। औपचारिक शिक्षा, क्या हम बच्चे को औपचारिक शिक्षा देते हैं, बच्चा स्कूल आता है तो हम उसको पढ़ाते तो है ना भाई, औपचारिक शिक्षा तो देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, आप सभी को मालूम है कि जो बच्चा है वो घर पे भी जो है कुछ ना कुछ सीखता ही, अपने समुदाय से, अपने परिवार से। और जो आपको मालूम है कि EVS में जो है बेसिकली जो बच्चा है वो 6 थीम के माध्यम से सीखता है। जो परिवार से है, उसके बाद आवास, खाना पीना, उसके बाद जो है जो यात्रा, इन सभी चीजों से भी तो सीखता है ना, यानी कि वो अनौपचारिक तरीके से भी सीख रहा है। तो ये दोनों तो हो गया। क्या औपचारिक व अनौपचारिक दोनों, तो बिल्कुल इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें जो EVS में जो होता है ना बच्चा, वो औपचारिक रूप से स्कूल में जाके भी सीखता है, और जब वो घर पे रहता है ना तो वो अपने समुदाय से, मित्रों से, और कहीं अगर उसके पेरेंट्स उसको लेके जा रहे हैं घूमने तो वहां भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, द एरियाज ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज इंक्लूड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इस वीडियो का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक EVS शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाले भाषा कैसी होनी चाहिए। जो एक EVS शिक्षक है उसके द्वारा जो भाषा बोलेगा या बोलेगी वो कैसी भाषा जो है होनी चाहिए भाई, ये बतानी है आपको। पहला है औपचारिक व परिभाषाओं, हमें कोई भी चीज डिफाइन नहीं करनी भाई, इस चीज को आप ध्यान में रखना। मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैंने आपको जो है उसका कोर्स कराया था, CDP का जो कोर्स कराया था बाल विकास का, तो उसमें भी मैंने आपको क्लियर तौर पे बोला है कि हमें बच्चे को डिफाइन नहीं करानी है, कोई भी परिभाषा नहीं करानी है। नाउन है तो नाउन को जो है आपको समझाना है, उसको डिफाइन नहीं कराना। नाउन इज अ पर्सन ऑफ प्लेस और थिंग, ऐसे करके नहीं समझाना। ठीक है, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वह समझ ना पाए। ये तो वैसे छोटा बच्चा जो चुन्नू मुन्नू बच्चा भी होता है ना, वो भी समझ जाएगा कि भाई ये ऑप्शन गलत है। थर्ड क्या है, बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए या प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि दैनिक रोजमर्रा की जो वो दैनिक भाषाओं का प्रयोग करता है वैसी जो है एक शिक्षक को भाषा बोलनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बोलती है कि जो कक्षा 8वीं तक जो है ना, हमें बच्चों को जो है ना उनके मातृभाषा में ही पढ़ाना है। वैसे तो 5वीं तक बोलती है, और ज्यादा एक्सटेंड हम जो है कर सकते हैं 8वीं तक। तो हम और वो अपने दैनिक या रोजमर्रा की भाषा कौन सी बोलेगा, जो उसके घर में भाषा बोली जाती है, मातृभाषा बोली जाती है, वही ना बोलेगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, इसका द लैंग्वेज दैट हैज टू बी यूज्ड बाय एन EVS टीचर शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। जमीनी स्तर पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर KVS वगैरह में आप ज्वाइन करोगे ना, और सोचो जो नॉर्थ वाला बंदा है उसको साउथ में दे दिया, तो क्या वो वहाँ के बच्चों के मातृभाषा को पढ़ा पाएगा। केरल, तमिल, मलयालम टीचर्स को आएंगे, तो KVS वाले का भी ना थोड़ा अलग ही हिसाब किताब है, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, जबकि उनको अच्छे से मालूम है कि नॉर्थ वाला जो टीचर है वो साउथ में नहीं पढ़ा सकता।
पता नहीं मतलब एक सरकार को अलग ही भसड़ निकालनी होती है जो टीचर से है कि नहीं भाई नॉर्थ वाले को साउथ में, साउथ वाले को नॉर्थ में। तो समझ गए भाई फोर्थ क्वेश्चन। इस वीडियो का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, इसका जो हम इंग्लिश में देख लेते क्या है, यूज ऑफ एट्रैक्टिव एंड रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर हेल्पफुल बिकॉज दे क्या है, एक्टिवेट ऑल सेंसेस, क्या जो है वो हमारे सभी जो इंद्रियों को जो है एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए सहायक है। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, जो हमारे जो अधिगम को जो है बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण बना देते हैं। हेल्प टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षक की जो है उनके टीचिंग लर्निंग में, उनकी शिक्षण में जो है क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, और स्टूडेंट का जो है अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। मैंने सोचा इस क्वेश्चन को क्यों ना इंग्लिश वाले बच्चों के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी तो खुश करना होगा ना भाई, पता चले इंग्लिश वाले बच्चे नाराज हो जाए मेरे से कि गुरुजी तो खाली हिंदी हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश तो पढ़ाते ही नहीं है। तो लो भाई आपके लिए मैंने थोड़ा सा आज जो है इंग्लिश में कर दिया। चलो भाई बैक टू हिंदी मीडियम। सभी ज्ञान मैंने हिंदी में तो बता दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है भाई, पांचवे का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आपको अच्छे से बताया कि हमें बच्चों को जो ना हमेशा जो अधिगम कराना है ना, वो किस तरीके का कराना है, वो मीनिंगफुल अधिगम कराना है, प्रासंगिक अधिगम कराना है, अधिगम को और अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा छठा क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, यानी कि जो लीस्ट एक्टिविटी है ना इनमें से, उसकी आपको पहचान करनी है। मुझे पता है आराम से आप बता दोगे। एक दो क्वेश्चन तो मतलब सीटेट ऐसा क्वेश्चन डाल देता है ना कि बच्चों को लगता है कि भाई अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे, तेरे भाई ने पूरा पढ़ रखा है, क्वेश्चन के लेवल इस तरीके से निकलेंगे। ध्यान रखना सीटेट जो है ना एक दो क्वेश्चन आपके फेवर में इसलिए डालता है ताकि आप भी खुश रहो, और फिर बाद में इतना हार्ड क्वेश्चन डालेगा ना, हार्ड क्वेश्चन, हार्ड तो खैर नहीं डालता है, किसी भी एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल का जो है वो क्वेश्चन डालता है, फिर आपका जो है दिमाग खराब हो जाता है। तो बताओ भाई ये क्वेश्चन तो कौन नहीं कर लेगा, जो नहीं भी पढ़ा होगा ना सीटेट वो भी पढ़ ले, वो भी कर लेगा। पहले विद्यार्थियों से परिचर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई, विद्यार्थियों से नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे। मैं जो है एक शिक्षक हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हो, तो आपसे मैं जो है परिचर्चा नहीं करूंगा तो किससे करूंगा बताओ। कार्यपत्रों पर चित्र और रूपरेखा बनाना चाहिए, बिल्कुल भाई बनाने दो, क्या दिक्कत है, अपने घर की खेती है, बनाने दो बच्चों को। आज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, अव्याकारी एक होता है आज्ञाकारी, एक होता है अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो टीचर के आज्ञा का पालन करे, अवज्ञाकारी जो टीचर के बातों का जो है पालन ना करे। मुझे मालूम है काफी बच्चों ने जो इसको आज्ञाकारी ही पढ़ा होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। को जो है सजा देना चाहिए, नहीं भाई सजा हमें बच्चों को किसी भी सूरत में नहीं देनी चाहिए। बच्चा एक भगवान है और भगवान की हमेशा की जाती है पूजा। नौकरी लगने के बाद बेशक उसको आप डंडे वंडे बरसा रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लग रही है तब तक तो आप भगवान की भी पूजा करते हो ना। हे भगवान जी बस एक बार नौकरी दिला दे फिर लाइफ सेट है हमारी। करते हो कि नहीं करते हो कि 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा और ये करूंगा, वहां जाऊंगा, मन्नत मान लेते हो दुनिया भर की, और जब एक बार नौकरी लग जाती है कहाँ गया भगवान, कहाँ गई आपकी वो मन्नतें, फिर तो बच्चे को ले कूट देते हो सही से। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नहीं तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, आप ही हो जो, मैंने ही आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, धारा 17 वहाँ पे जो है अच्छे से पढ़ा रखा है। तो वो पहले वाले दिन गए रे बाबा, अब नए वाले दिन आए हैं। बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इनफैक्ट जो देहात वेहात में भी जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी मालूम है कि भाई बच्चों को टीचर नहीं मार सकता, ठीक है। और विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पे ले जाना चाहिए, बिल्कुल। इसका थर्ड ऑप्शन नहीं जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा इन्होंने न्यूनतम है, ठीक है। पनिशिंग डिसओबीडियंस स्टूडेंट, यही नहीं करना, बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्यों को पहचानिए। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो पुस्तक है ना, उसमें क्या है, उसमें पहेलियों को जो है बहुत ज्यादा सम्मिलित किया गया है। तो इसका क्या उद्देश्य है ये आपको पहचानना है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए, यानी कि गुमराह करने के लिए, अगर कुछ भी एनसीईआरटी के थ्रू अगर जो है बुक में अगर डाली जा रही है तो क्या वो चीज विद्यार्थियों को भ्रमित करेगी? तो ये तो नहीं होगा भाई, भ्रमित करने के लिए तो नहीं डालेगी। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं बाकी नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बेस्ट ऑप्शन है ही, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित कर, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, सिर्फ खेल खिलाना नहीं, और जो है मतलब पहेलियों से सिर्फ खेल खिलाने से थोड़ी बात बन जाएगी। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों में जो है तर्क क्षमता हमें विकसित करना है। अब खुद सोचो कि राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी थी, बताओ इसका क्या पहेली का जो है मतलब आंसर है। तो आपके दिमाग में तुरंत जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू हो जाएगी और आप क्या करोगे, तुरंत उसके जो है आंसर को ढूंढना चालू कर दोगे। तो यही जो है इसका उद्देश्य है कि हमें जो है विद्यार्थियों की तर्क क्षमता को जो हमें विकसित करना है।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। टू डेवलप लॉजिकल स्किल इन स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इंक्लूडिंग रिडल इन एनवायरमेंटल स्टडी। रिडल यानी पहेली, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 8वां ये आपको मैचिंग है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है। किस चीज के संकेतक है? मैचिंग नहीं है भाई, ये इसका ऑप्शन है, मैचिंग नहीं है। जो ईवीएस में जो बच्चे होते हैं ना, वो प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो किस चीज के संकेतक ये आपको बताने, जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के। खुद सोचो, अगर अभी मैं आपके सामने हो, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, जैसे आज की इस कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद उनके मन में जो कुछ खुराफाती ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस होगा। डेफिनेटली सिलेबस के अंदर जो भी चीजें होगी वो तो मैं करा ही रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन बचेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के जो मैं एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में ही कर देता हूँ। इनफैक्ट कॉमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, जो थिंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं, जिनको हम प्रतिभाशाली विद्यार्थी बोलते हैं, तो वो जो है उनके दिमाग में कुछ प्रश्न आएंगे, तो वो प्रश्न जो होते हैं वो पूछते हैं हमसे। मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ना बच्चे में, कि मुझे इसका भी जानना है, मुझे उसका भी जानना है, मुझे उसका भी जानना है। तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा, बिल्कुल विद्यार्थियों की जिज्ञासा हमें इसमें जो है दिखेगी। जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है और जो पूछ ही नहीं रहा, तो उसमें क्या जिज्ञासा थी? कुछ नहीं दिखेगी, भोंदू सा बन के बैठा होगा वो किसी कोने में। विद्यार्थियों की समझ में अंतर के, तो क्या ये है विद्यार्थियों की जो समझ होते हैं कि अंतर पे जो है हमें जो है ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और उसके बाद है शिक्षक की क्षमता, यानी कि जो विद्यार्थियों ने कुछ भी प्रश्न पूछा है, क्या वो शिक्षक जो उसका जवाब दे पा रहे हैं? नहीं। तो बताओ भाई, इन तीनों में से जो है कौन सा आंसर है? ये आपके सामने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में अच्छे से आ गया। ये मैं सोच रहा हूँ आपको दे दूं होमवर्क। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं जो है इसका आंसर बता दूंगा। तो ये है आपके लिए होमवर्क। तीनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। चलो भाई, ये होमवर्क है, इसको अपने घर से करके लाना, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा 9वां क्वेश्चन है, गलत कथन का जो है आपको चयन करना है। यानी कि ये जो है 4 कथन आपके सामने, इनमें से जो कोई भी कथन गलत है तो उसका जो है आपको चयन करना है। ईवीएस एक अंतर विषयक यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट है। बिल्कुल, ईवीएस में अदर सब्जेक्ट भी जो है, जैसे कि आपके साइंस हो गए, सोशल स्टडी हो गए, इन सभी का जो है एक इंटीग्रेटेड मिश्रण होता है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि एनसीएफ 2005 में बोला गया कि हमें जो बच्चों को जो कुछ भी अधिगम कराना है, यदि वो अधिगम उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होगी ना, यानी कि आउट ऑफ द स्कूल होगी, स्कूल से बाहर के जीवन से संबंधित होगी, तो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से सीखेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है भाई। स्थानीय संसाधनों के माध्यम से, अगर बच्चे को जानवरों के बारे में बताना है तो उसके आसपास के चिड़ियाघर में ले जाओ, और किसी चीज के बारे में बताना है जैसे कि खेती वेती के बारे में और मतलब फसलों के बारे में, तो आसपास के खेत लेके चले जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन चर्चा करने में क्या जा रहा है। हम सभी को मालूम है कि आप भी टीचर बन के जाओगे, बच्चे को एक दिन नहीं जो है मतलब किसी चिड़ियाघर ले जाओगे और ना किसी जो है खेत ले जाओगे। वहीं बच्चे जो है क्लास में आएंगे, पढ़ेंगे, पढ़े ना पढ़े वहीं पढ़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई इस चीज को हम जो है मतलब गवर्नमेंट के सामने तो नहीं बोलेंगे ना, पता गवर्नमेंट को भी है, लेकिन ये सारी चीजें कागजी चीजें होती है, तो कागजी चीजें होती है, एग्जाम को पास करने के लिए हमें पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन से जुड़ी है। केवल बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन से जुड़ी है, तो ये कहना जो है एक चीज गलत हो जाएगा कि केवल इसी से जुड़ी है, ये कहना गलत हो जाएगा। उसके बाद है, कक्षा पहली दूसरी में ईवीएस जो है भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए क्या होती है? तो बिल्कुल ये भी सही है। यही तीसरा ऑप्शन गलत है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है। केवल बायोडाइवर्सिटी, और भी काफी सारी चीजें इसमें हम पढ़ाते हैं बच्चों को। इसका जो है कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है थर्ड ऑप्शन। ईवीएस प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? जो एवरेज आईक्यू के जो बच्चे हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज है, तो आप एक ईवीएस शिक्षक होने के नाते आप उनके लिए क्या करोगे? तो आप ये जो है आंसर आपको बताना है। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए कहेंगे। नहीं भाई, कई बार लिखने से क्या मतलब हो गया? कुछ जो वो उन बच्चों को कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही है तो वो 10 बार भी लिख लेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। उन्हें पहली पंक्ति में बिठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। केवल पहली पंक्ति में बिठा के मार्गदर्शन करने से उनका कुछ नहीं होने वाला, कुछ अच्छा ठोस कदम उठाओ भाई। उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना व सुधारने के लिए समाधान खोजने में लागू करना। बिल्कुल आपको जो क्या करनी है, उसको डायग्नोस करके उसको जो है रिमीडियल जो है आपको
निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण आपको करवानी है। बच्चे को कोई भी कमी हो उसकी जो है पहचान करो और फिर उसी हिसाब से जो उसका जो है सॉल्यूशन करो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज एंड डिजाइन रिमीडियल्स मेजर्स फॉर देम। डायग्नोज करो और डायग्नोज के बाद जो भी चीज़ें उसमें जो है फॉल्ट आ रही है तो उसको जो है रिमीडियल दो। समझ गए, यही इसका करेक्ट आंसर है। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है हाथियों के बारे में। ये हाथी बड़े परेशान कर रखे हैं इन्होंने। हाथी तो मतलब मुझे जितना ध्यान में आ रहा है कि अभी जो है मतलब कम से कम 7-8 क्लास मैंने इसके लिए सब में हाथी हाथी हाथी। तो हाथी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को कर लेना भाई हाथी के बारे में। अभी कथन क्या है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, केवल मादा हाथी होते हैं, पुरुष हाथी नहीं होते। पुरुष हाथी चले जाते हैं टहलने के लिए कहीं, उनको नहीं मतलब भाई एक बार बच्चा हो गया उनको नहीं मतलब। अब उनकी मादा जो है उनकी महिला कैसी है या उनके बच्चे कैसे उनको नहीं मतलब, वो चले जाते हैं बाहर। 13-14 साल की उम्र जैसी होती है वो अपने ग्रुप को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। बिल्कुल भाई ये भी सही है, जो नर हाथी होते हैं वो आराम से अकेले, भाई ये बिंदास बंदे होते हैं, ये लड़कों की तरह नहीं चक्कर में पड़े रहते हैं, ये बिंदास होते हैं, ये अपना अकेले घूमते रहते हैं। इनको नहीं मतलब इनकी मादा हाथी कहाँ पे है, इनके बच्चे कहाँ पे, इनको नहीं मतलब। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इन दोनों का जो है क्या है जो है इन दोनों में रिलेशन भी बन रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए और आर और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन है खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है। जो सरिता है विद्यार्थियों क्या करते हैं, वो खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलवाती है। अब दूसरी मैडम है मीनू मैडम क्या करती है, उसी जो पाठ को जो है वो अलग अलग खेलों को चित्रों के माध्यम से बताती है। यानी कि एक मैडम है वो बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाती है और वहाँ पे जो अलग अलग दिन जो है वो खेल खिलवाती है, उनकी विशेषताएं बताती है, सारी चीजें बच्चों को बताती है। और एक मैडम है मीनू, वो बच्चों को जो क्लास में बैठे बैठे ही चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बताना है कि विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति, कौन सा जो रणनीति है वो सबसे बेस्ट है, बच्चे को कौन सी रणनीति में सबसे अच्छे से समझ में आएगा, ये आपको बताना है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, सरिता मैडम जो कर रही है तो उनके में जो बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उनमें जो बच्चों को ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। वहाँ पे जो है बच्चे जो समूह में खेल रहे हैं, कोलैबोरेट करके खेल रहे हैं, और चित्रों के माध्यम से क्या ही बच्चों को समझ में आएगा। सरिता जो है इनका आंसर है। हु इज यूजिंग मोर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो सरिता मैडम जो ऐसा कर रही है, क्योंकि जो सरिता मैडम जो खेल खिलवा रही है ना उसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, वहां जाएंगे खेलेंगे मैदान में। लेकिन जो मीनू मैडम ऐसा कर रही है ना, मीनू मैडम में जो बच्चे जो है ना बोर हो जाएंगे, उनको उतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लगेगा लेकिन फिर बाद में बोर हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो सरिता मैडम इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जो चिड़ियों की आंख होती है ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन आपको बताना है। ये S1 है, ये S2 है, बताना है आपको। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। क्या सभी चिड़ियों के जो है सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, बताओ भाई। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी चिड़ियों की आंखें होती है। अभी मुझे एग्जाम्पल तो मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताता। लेकिन आप गूगल में सर्च करना एक बार, इस क्वेश्चन को जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को ना मतलब एक बार सर्च करना कि वो कौन सी चिड़िया होती है जिनकी दोनों तरफ आंखें नहीं होती है। वैसे तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि भाई चिड़ियों की जो है दोनों तरफ आंखें होती है, लेकिन कुछ चिड़िया ऐसी भी होती है जिनकी दोनों तरफ आंखें नहीं होती है। तो ये इसका आंसर मुझे आप जो है बताना। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, दोनों तरफ आंखें होती। सभी चिड़ियों में सभी की बात आ गई ना, सभी में नहीं होती। उसके बाद S2 में क्या है, चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में जो है दृष्टि से जो है केंद्रित नहीं कर पाती। तो ये भी गलत हो गया कि जो चिड़िया होती है ना, इसकी विशेषता मैंने आपको पढ़ा रखी है। जो चिड़िया होती है वो दो आंखों से जो है अलग अलग डायरेक्शन में देख भी सकती है और दोनों पे फोकस भी कर सकती है। यानी कि एक आंख उसके लेफ्ट साइड है, एक आंख उसके राइट साइड में है। तो अगर राइट साइड से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भी उसको क्लियर दिखेगा, और अगर कोई लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भी उसको क्लियर दिखेगा। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि नहीं कर पाती है, कर पाती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि S1 और S2 दोनों ही गलत है। समझ गए। इसका थोड़ा सा मुझे जो है आप थोड़ा सा कष्ट करना है, या मैं ही कर लूंगा थोड़ा सा कष्ट। वैसे तो शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं भूल जाऊंगा इस वीडियो के बाद, तो आप ही थोड़ा कष्ट कर देना, कमेंट आएंगे तो मैं देख लूंगा। ठीक है, इसका कौन सा है, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।
इस वीडियो का 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को का जो है प्रदर्शन करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को, लिंग रूढ़िवादिता को जो है प्रोत्साहित कर रहा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। क्यों भाई लड़कियों, बताओ क्या आप बेहतर खाना बनाते हो लड़कों से? लड़कियां बोलेंगी हाँ जी सर, हम तो अच्छा खाना बनाते हैं, लड़के खाना बनाते ही कहाँ हैं। चलो भाई इस पे भी विचार विमर्श करेंगे, सारे पॉइंट्स से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाई लड़कों की साइड कैसे ली जाए। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, ये तो गलत हो गया भाई। अभी हमारे जो है नीरज चोपड़ा जेवलिन जीत के आ रहे, जेवलिन वगैरह में जो भाला वाला जो फेंकते हैं वो जीत के आ रहे, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई ये कि जो एशियाई लोग होते हैं, एशियाई लोग का मतलब हो गया जो हमारे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ये सब जो है एशियाई है। तो जितने एशियाई लोग मतलब अच्छे होते हैं ना खेल में, उतना तो कोई होता भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी सेकंड हमारा गलत हो गया। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो पेशीय द्रव्यमान है वो कम होता है, तो ये भी गलत हो गया है। ये भी नहीं ऐसा कुछ हमें जो है मतलब द्रव्यमान तो भाई मतलब क्या मतलब कम भी होता है, तो ये इसमें कोई इसमें हमारे को लिंग रूढ़िवादिता थोड़ी दिख रही है, इसमें भी थोड़ी दिख रही है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिए, तो ये भी, इससे भी हमें लिंग रूढ़िवादिता नहीं दिख रही है। लिंग रूढ़िवादिता कहाँ दिख रही है कि किसी एक जेंडर को हम नीचा दिखा रहे हैं, और वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट हमारा फर्स्ट नंबर का है। हमने सरासर बोल दिया कि भाई लड़के तो खाना अच्छा बनाते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार जो है आप मेरे घर आ जाओ और एक बार मेरे हाथ की जो है ना पनीर की सब्जी खा लो, छोले की सब्जी खा लो, गोभी की सब्जी खा लो, आलू मटर की सब्जी खा लो, तो फिर बोलना एक बार मेरे हाथ की बिरयानी खा लो, दम बिरयानी, फिर कहना कि लड़कियां मेरे से मतलब लड़कियां जो है लड़कों से अच्छा खाना बनाती है। यही जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात तो मतलब अपनी बड़ाई क्या ही करूं, मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अगर आप 5 स्टार होटल जाओगे तो वहाँ पे कितनी लड़कियां जो है मतलब कुक होती है, आप मुझे बता दो। कोई नहीं होती कुक वहाँ पे। तो भाई जब आप जो है मतलब प्लानिंग करते हो कहीं घूमने का या कहीं बाहर आउटडोर की प्लानिंग करते हो, तो किसी रेस्टोरेंट में रुकते हो, किसी 5 स्टार होटल में रुकते हो कि नहीं? वहाँ पे जो शेफ होते हो कौन होते हैं? मेल होते हैं। तो खाना तो बड़े चाव से वहाँ पे खाते हो कि अरे वाह क्या क्या खाना है, किसने बनाया है खाना। तो वहाँ पे कौन है? फीमेल तो नहीं बना रही खाना, लड़के ही बना रहे हैं ना। तो ऐसा हमें कहना ये गलत होगा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से अच्छा खाना बनाती है। वो अलग बात है भाई, माँ के हाथ का जो खाना है वो उसकी बात अलग है, लेकिन ये जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे यहाँ तक रुके हैं तो समझ लो भाई वो जो है अपनी स्टडी को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, और वो जो है डेफिनेटली उनका जो है सीटेट पास होगा। और मैं भगवान से कामना करूंगा कि जो है उनका जो है उनको जो है बल बुद्धि दे, ताकि जो वो एग्जाम हॉल में जो है कुछ भी जो है चीजें भूले ना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह को जो है प्रदर्शित करता है? यानी कि लिंग, किसी भी लिंग के प्रति जो है पूर्वाग्रह जो हमारे होते जो हमारी धारणाएं होती है उसको जो है प्रदर्शित करता है, ये बताना है आपको, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में कि लड़कियां जो है लड़कों से अच्छा खाना बनाती है, जबकि सरासर गलत है। और ये भी हम अगर कहे कि लड़के जो है लड़कियों से अच्छा खाना बनाते हैं, तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। उसी तरीके से आपको बताने कि लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है। इसमें फर्स्ट है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। विद्यार्थियों, इसमें लड़का भी आ गया लड़की भी आ गई, तो इसमें किसी भी लिंग पूर्वाग्रह की बात नहीं हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है कि लड़के तुम हमेशा शोर मचाते हो। वो सही बात है कि लड़के ही शोर मचाते, लड़कियां तो बेचारी शांत रहती है। तो यही जो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा इन्होंने लिंग पूर्वाग्रह के बारे में, किसी एक लिंग को प्रदर्शित कर दिया है ना। इसमें लड़कों और लड़कियों की दोनों की बात हो रही है, विद्यार्थियों में दोनों लड़के और लड़कियां दोनों आ गए, इसी में सिर्फ खाली जो है लड़के हैं, तो यही जो इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए क्वेश्चन क्या था हमारा? तो देख लेते हैं। बॉयज आई यू ऑलवेज मेक नॉइस, कि तुम बहुत शोर मचाते हो। लड़कों सुधर जाओ, शोर मत मचाओ, लड़कियों से कुछ सीखो। लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, मोमोज भी अच्छा बनाती है खाना, गोलगप्पे भी अच्छा खाना बनाती है, तो लड़कियों से कुछ सीखो लड़कों, शोर मत मचाओ। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।